हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए स्टूडेंट हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए सब लोग अपने कॉपी और पेन लेकर के। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि नॉर्मल लेबर से है। और हम लोग कुल जो है आज 25 क्वेश्चन करने वाले। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और लास्ट में आप लोग ये बताना मत भूलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल लेबर को चिकित्सीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है डिस्टोसिया, बी में है यूटोसिया, सी में है प्रीसिपिटेट लेबर और डी में है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नॉर्मल लेबर होता है उसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है यूटोसिया, जो कि आपको थ्योरी में ऑनलाइन बैच में बताया गया था अच्छे से। और जो एबनॉर्मल लेबर होंगे यानी कि असामान्य लेबर होंगे उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको भी आप लोग को बताया गया था कि उसको कहा जाता है डिस्टोसिया। किसको? एबनॉर्मल लेबर को। किसको कहा जाता है? एबनॉर्मल लेबर को। तो ये आप लोग लिख लीजिए जो बैच थ्योरी नहीं पढ़े हैं बैच में, ठीक है। इसको कहते हैं एबनॉर्मल लेबर और यूटोसिया को क्या कहते हैं? नॉर्मल लेबर। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव की प्रथम अवस्था यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत से अंत तक क्या होता है? ऑप्शन ए में है वास्तविक प्रसव पीड़ा से सर्विक्स का पूर्ण फैलाव, बी में है बच्चे का जन्म, सी में है प्लेसेंटा का बाहर निकलना और डी में है प्रसव के 2 घंटे बाद तक की अवधि। तो प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ जो लेबर होती है उसमें आप लोग को बताया गया था कि शुरुआत से अंत तक जो इसमें होता है उसमें होता है कि सर्विक्स का पूर्ण फैलाव होता है। सर्विक्स का पूर्ण फैलाव होता है। और सर्विक्स का पूर्ण फैलाव कितना सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर होता है, आप लोग को बताया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा? ट्रू लेबर पेन से लेकर के सर्विक्स का पूर्ण फैलाव होगा। और आप लोग को पूछा जाएगा कि लेबर के टाइम में सर्विक्स का पूर्ण फैलाव कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर होता है। सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राइम ग्रेविडा यानी कि प्राइम ग्रेविडा में प्रथम अवस्था की औसत अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 6 घंटे, बी में है 12 से 16 घंटे, सी में है 24 घंटे और डी में है 2 घंटे। तो आप लोगों को बताया गया था थ्योरी में कि प्राइम ग्रेविडा में जो प्रथम अवस्था की यानी कि फर्स्ट स्टेज की जो औसत अवधि होती है वो होती है 12 से 16 घंटा। कितना होती है? 12 से 16 घंटा। जो भी कमेंट में लिखे होंगे 12 से 16 घंटा उनका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव की द्वितीय अवस्था यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कब समाप्त होती है? यानी कि सेकंड स्टेज कब खत्म होती है लेबर की? ऑप्शन ए में है सर्विक्स के 5 सेंटीमीटर फैलने पर, बी में है शिशु के पूर्ण निष्कासन पर, सी में है प्लेसेंटा के बाहर निकलने पर और डी में है 4 घंटे बाद। तो आप लोग को बताया गया था कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है ये खत्म होता है शिशु के पूर्ण निष्कासन पर। कब खत्म होता है? यानी कि बेबी के पूर्ण निष्कासन पर खत्म होता है। आप लोग को बताया गया था ना कि लेबर के कितने स्टेजेस होते हैं? लेबर के कितने स्टेज होते हैं सबको बताया गया था। तो फटाफट कमेंट में बताइएगा कि कितने स्टेज होते हैं। तो बताया गया था कि 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं वो भी बताया गया था। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। और आप लोग को ये भी बताया गया था कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है और फोर्थ स्टेज में क्या होता है। फोर्थ स्टेज का और दूसरा नाम क्या था? रिकवरी स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशन पीरियड, वो भी बताया गया था आप लोग को। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना
तो आप लोग भी बिहार एएनएम सेकेंड ईयर का फुल कोर्स सिर्फ 299 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, 4000 प्लस एमसीक्यू, 7 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 7488483944। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और लाइव पढ़ेंगे। लाइव पढ़ने से क्या होता है कि आपके मन में जो भी सवाल आता है, जो भी डाउट होता है, वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी मेरे हिसाब से बैच जल्दी ही ले लीजिए, क्योंकि बैच जो है 21 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग फटाफट ले लीजिए ताकि आपका ज़्यादा जो चैप्टर है, यूनिट है, ना छूटे और उसका आप पढ़ लो और उसका रिवीजन भी हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसव की तृतीय अवस्था यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मुख्य घटनाक्रम क्या है। ऑप्शन ए में है गर्भाशय ग्रीवा का पतला होना, बी में है प्लेसेंटा, सी में है शिशु के सिर का क्राउनिंग होना और डी में है स्तनपान शुरू करना। तो बताया गया था ना कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में मुख्य घटना क्या होता है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो मुख्य घटना होता है वो होता है प्लेसेंटा का निष्कासन। वो क्या होता है, प्लेसेंटा का निष्कासन, यानी कि प्लेसेंटल डिलीवरी होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव की चतुर्थ अवस्था की समय सीमा क्या मानी जाती है, यानी कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर की टाइमिंग क्या होती है, समय सीमा क्या होती है। ऑप्शन ए में है प्रसव के बाद के प्रथम 1 से 2 घंटे, बी में है 24 घंटे तक, सी में है 7 दिन तक, डी में है 6 सप्ताह तक। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर की जो समय सीमा होती है वो होती है प्रसव के बाद 1 से 2 घंटे, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का दूसरा नाम क्या है, ऑब्जर्वेशन पीरियड या फिर रिकवरी पीरियड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर्विक्स के पतले होने और छोटा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है डायलेशन, बी में है इफेसमेंट, सी में है इंगेजमेंट और डी में है मोल्डिंग। तो ये वो वाला इंगेजमेंट नहीं है जो शादी के पहले होती है, वो वाली इंगेजमेंट नहीं है। इंगेजमेंट आप लोग को बताया गया था ऑनलाइन बैच में कि क्या होती है इंगेजमेंट। जो शिशु का सिर जो है पहले पेल्विक ब्रिम में जो आती है वही इंगेजमेंट होती है। इसका अच्छे से डेफिनेशन बताया गया था, इंट्रोडक्शन बता करके समझाया गया था। अगर जो थ्योरी पढ़े होंगे मेरे ऑनलाइन बैच में तो वहाँ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वो फटाक से अभी कर दिए होंगे कमेंट कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सर्विक्स के पतले होने और छोटे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इफेसमेंट। क्या कहा जाता है, इफेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के दौरान योनि से थोड़ा रक्त मिश्रित श्लेष्मा का निकलना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है लॉकिया, बी में है शो, सी में है लिक्योर और डी में है हाइड्रामिनियोस। तो आप लोग को बताया गया था कि प्रसव के दौरान योनि से जो थोड़ा ब्लड स्टेंड म्यूकस प्लग जो निकलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको शो कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, शो कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है इंगेजमेंट, बी में है इंटरनल रोटेशन, सी में है एक्सटेंशन और डी में है एक्सपल्सन। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है इंगेजमेंट। वो क्या होता है, इंगेजमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शिशु के सिर का सबसे चौड़ा व्यास पेल्विक ब्रिम को पार कर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है इंगेजमेंट, बी में है क्राउनिंग, सी में है डिसेंट, डी में है फ्लेक्शन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको कहा जाता है इंगेजमेंट। जब शिशु का सिर जो है सबसे चौड़ा व्यास पेल्विक ब्रिम को पार कर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, इंगेजमेंट। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, संलग्नता। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, संलग्नता या फिर अनुबंधता भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुबंधता भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को बताया गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब संकुचन ना होने पर बच्चे का सिर वल्वल आउटलेट पर बना रहता है और वापस पीछे नहीं आता है,
जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है लाइटनिंग, बी में है क्राउनिंग, सी में है रिसस्टेशन और डी में है मोल्डिंग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन ना होने पर भी बच्चे का सिर वल्वल आउटलेट पर बना रहता है और वापस पीछे नहीं जाता है तो उसको कहा जाता है क्राउनिंग। उसको क्या कहा जाता है, क्राउनिंग। क्राउनिंग का आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच कितने घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन ए में है 2 घंटे, बी में है 4 घंटे, सी में है 6 घंटे और डी में है 8 घंटे। तो प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच जो अंतर होती है वो अंतर होती है 4 घंटे की। कितने अंतर होती है, 4 घंटे के अंतर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग सर्विक्स के कितने सेंटीमीटर से शुरू की जाती है, कितने सेंटीमीटर से शुरू की जाती है, यानी कि एक्टिव फेज होती है। ऑप्शन ए में है 2 सेंटीमीटर, बी में है 4 सेंटीमीटर, सी में है 6 सेंटीमीटर और डी में है 8 सेंटीमीटर। तो पार्टोग्राफ की जो सर्विक्स होती है वो उसकी जो डायलेशन शुरू होती है वो शुरू होती है 4 सेंटीमीटर से। कब से शुरू होती है, 4 सेंटीमीटर से शुरू हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AMTSL का फुल फॉर्म क्या है। AMTSL का ऑप्शन ए में है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, बी में है एडवांस्ड मैनेजमेंट ऑफ टोटल स्टेज ऑफ लेबर, सी में है एंटीनेटल मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, डी में है एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। तो AMTSL का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा और ये एब्रीविएशन में पूछा भी जाता है कि इसका एब्रीविएशन हो जाएगा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब आप लोग से कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना AMTSL का A फॉर एक्टिव, M फॉर मैनेजमेंट, T फॉर थर्ड, S फॉर स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। अब बात करते हैं AMTSL का मुख्य उद्देश्य किस गंभीर स्थिति से बचाव करना होता है। ऑप्शन ए में है पोस्टपार्टम हेमरेज, बी में है प्री एक्लेम्सिया, सी में है इन्फेक्शन, डी में है सेप्सिस। तो AMTSL का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पस होता है पोस्टपार्टम जैसे गंभीर स्थिति से बचाव करना, पोस्टपार्टम जैसे स्थिति से बचाव करना, ठीक है। यानी कि प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होती है उसको कहा जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के जन्म के तुरंत बाद AMTSL के तहत दी जाने वाली पहली मुख्य दवा कौन सी होती है। ऑप्शन ए में है यूटेरोटॉनिक यानी कि ऑक्सीटोसिन 10 IUIM, बी में है पैरासीटामोल, सी में है एम्पिसिलिन और डी में है मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब शिशु के जन्म होती है तो उसके तुरंत बाद AMTSL के तहत जो दवा दी जाती है वो दवा क्या होती है, ऑक्सीटोसिन। वो दवा क्या होती है, ऑक्सीटोसिन होती है, जिसको यूटेरोटॉनिक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन का टीका बच्चे के जन्म के कितने समय के भीतर लग जाना चाहिए। ऑप्शन ए में है 1 मिनट के भीतर, बी में है 10 मिनट के बाद, सी में है 30 मिनट में और डी में है प्लेसेंटा निकालने के बाद। तो ऑक्सीटोसिन का टीका जो है बच्चे के जो जन्म हो जाते हैं उसके बाद जो है 1 मिनट के भीतर जो है देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए AMTSL कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। ऑप्शन ए में है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, बी में है मैनुअल रिमूवल, सी में है फंडल प्रेशर और डी में है क्रेडेश मेथड। तो प्लेसेंटा को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए AMTSL में जो तकनीक अपनाई जाती है उसको बोला जाता है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। ये आप लोग को बताया गया था ऑनलाइन वाले बैच में और इसका फुल फॉर्म भी लिखने के लिए बोला गया था कि CCT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिनियम को फटने से बचाने और जन्म मार्ग को चौड़ा करने के लिए
लगाया गया जो चीरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एपिसियोटॉमी, बी में है सिजेरियन सेक्शन, सी में है हिस्टेरेक्टॉमी और बी में है लेप्रोटॉमी। तो पेरिनियम को फटने से बचाने और जन्म मार्ग को चौड़ा करने के लिए जो चीरा लगाया जाता है उसको कहा जाता है एपिसियोटॉमी। उसको क्या कहा जाता है? एपिसियोटॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिसियोटॉमी देने के लिए सबसे सामान्य और सुरक्षित कौन सा है? ऑप्शन ए में है मेडियन, बी में है मोडोलैटरल, सी में है लैटरल, डी में है जे शेप। तो एपिसियोटॉमी देने के लिए जो सबसे सामान्य और सुरक्षित प्रकार होता है क्या होता है? मेडियोलैटरल। वो क्या होता है? मेडियोलैटरल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेडियोलैटरल ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद गर्भनाल को कब क्लैंप काटना चाहिए? ऑप्शन ए में है तुरंत 10 सेकंड में, बी में है 1 से 3 मिनट बाद, सी में है 10 मिनट बाद और डी में है प्लेसेंटा निकालने के 1 घंटे के बाद। तो नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अम्बिलाइकल कॉर्ड को 1 से 3 मिनट के बाद जो है कट कर देनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रसव के बाद रक्तस्राव की सामान्य सीमा कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए में है 100 ml तक, बी में है 500 ml से कम, सी में है 1000 ml और डी में है 1500 ml। तो सामान्य प्रसव के बाद जो ब्लड लॉस होती है उसकी सामान्य सीमा मानी जाती है 500 ml से कम। उसकी सामान्य सीमा कितनी मानी जाती है? 500 ml से कम, 500 ml से कम, इतना होता है नॉर्मल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के दौरान भ्रूण की धड़कन की सामान्य दर कितनी होती है? कब का पूछ रहा है? प्रसव के दौरान का। ऑप्शन ए में है 60 से 100 बीट्स पर मिनट, बी में है 110 से 160 बीट्स पर मिनट, सी में है 180 से 220 बीट्स पर मिनट और डी में है 80 से 120 बीट्स पर मिनट। तो प्रसव के दौरान जो फीटल हार्ट रेट की सामान्य दर होती है वो होती है 110 से 160 पर मिनट। कितना होती है? 110 से 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए जन्म के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हाइपोथर्मिया से बचाव करने के लिए जन्म के तुरंत बाद? ऑप्शन ए में है तुरंत सुखाना और स्किन टू स्किन संपर्क देना, बी में है तुरंत ठंडे पानी से नहलाना, सी में है पंखे के नीचे रखना, डी में है खुला छोड़ देना। तो नवजात शिशु को हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए उसको जो है सुखाना, वो स्किन टू स्किन संपर्क देना, जिसको एक और नाम क्या दिया जाता है? स्किन टू स्किन संपर्क को। तो इसी को कहा जाता है KMC, यानी कि कंगारू मदर केयर। क्या कहा जाता है? कंगारू मदर केयर। ठीक है। ये KMC का फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछ लेता है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद मूल्यांकन के लिए कौन सा स्कोर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है अपगार स्कोर, बी में है ग्लैगो स्केल, सी में है बिशॉफ स्कोर और डी में है डॉनिस स्कोर। तो नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसके मूल्यांकन के लिए जो स्कोर प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है अपगार स्कोर। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अपगार स्कोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग को एक HW दे दिया जा रहा है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा APGAR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग लिखिएगा। और दूसरा होमवर्क है कि आप लोग का टोटल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये कमेंट में बताइएगा। बाकी जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग साथ में पढ़े। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।